6 से 8 महीने का समय बचा है। ऐसे में आज मेरे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत हैं जो मंत्रालय की जिम्मेदारी से मुक्त होकर बिहार बीजेपी के संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और जी जान से बिहार एनडीए के 225 सीटें जीतने के लक्ष्य को पूरा करने की कोशिशों में जुटे। ये शख्सियत हैं बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा पहला सवाल 22 मार्च यानी बिहार दिवस, सबसे पहले बिहार दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बिहार समेत 27 राज्यों में 76 जगहों पर बिहार दिवस मनाया जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली जहां जहां अभी आपने सरकार बनाई है वहां भी बिहार दिवस मनाया जा रहा है। जहां आपकी ताजा ताजा सरकार बनी है, कितना बड़ा पल आपके लिए, कितना बड़ा पल बिहार के लिए और कितना बड़ा पल एनडीए के लिए? जी नमस्कार। आज बिहार दिवस पूरे देश में और पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय मंत्री जो बिहार से हैं, बिहार सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, ऐसे 27 राज्यों में 76 जगहों पर बिहार का उत्सव, बिहार दिवस मनाने का फैसला लिया। और आज मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि पूरे देश के अंदर बिहार दिवस जहां भी मनाया जा रहा है, सभी जगह जो बिहार के भाई बहन हमारे बाहर रहते हैं वो गौरव महसूस कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि जन्मभूमि से कर्मभूमि तक आज बिहार की विरासत, संस्कृति और बिहार के लोग उन्हें याद कर रहे हैं। तो आज बहुत ही उत्सव का माहौल था पूरे देश के अंदर। जहां जहां भी बिहार के लोग हैं उन लोगों ने बिहार दिवस को उत्सव के रूप में मनाया। और सबसे अच्छा जो देखने को मिला, मैं आज दिल्ली में था, मुझे ये देखने के मिला कि दिल्ली के लोग बिहार के लोगों से कितना प्यार करते हैं। ये बिहार के लोगों की सबसे बड़ी सफलता है कि कर्मभूमि में उस मिट्टी से प्यार, वहां के हमारी संस्कृति से प्यार और वहां के लोग हमारे बिहार के लोगों से प्यार करते हैं। तो ये एक अच्छा माहौल पूरे देश में बना है। बिहार के ब्रेन की तो सब तारीफ करते हैं, सब सम्मान करते हैं, बिहार से सब प्रेम भी करते हैं, प्यार भी करते हैं। लेकिन अभी चूंकि आपने दिल्ली की बात की, तो दिल्ली अभी विधानसभा चुनाव हुआ जहां आपने बहुत बड़ी जीत हासिल की। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। और उस दौरान एक पूर्वांचली का मुद्दा उठा था। उसके बाद जो अब तस्वीर नजर आ रही है दिल्ली की, और दिल्ली में जो सवाल पूर्वांचली को लेकर उठाए गए थे, अब वहां पर अगर बिहार दिवस मनाया जा रहा है, ये कितनी बड़ी संतुष्टि है बिहार के लिए? ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है, पूरे बिहार वासियों के लिए। जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पूर्वांचलियों को और विशेष करके बिहार के लोगों को और अपमानित करने का, नीचा दिखाने का काम किया था, उन्होंने, पूर्वांचलियों ने, बिहार के लोगों ने दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर आज इस बात को साबित किया कि हम दिल्ली के हैं, हम जहां रहते हैं उस कर्मभूमि से हम प्यार करते हैं और सरकार और शासन दोनों में हमारी सहभागिता है। मैं धन्यवाद देता हूं दिल्ली के और केंद्रीय नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को कि उन्होंने भी आज बिहार दिवस के अवसर पर पूरे पूर्वांचलियों और बिहार के लोगों के साथ इस उत्सव में शामिल हुए और यहां का एक माहौल आज उत्सव का माहौल था। आपसे दिल्ली से जुड़ा एक और सवाल करूंगा, उसके बाद मैं सीधे बिहार की पॉलिटिक्स पर आ जाऊंगा। मैंने अभी ये दिल्ली के गलियारों में आहट सुनी थी कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी बिहार चुनाव में भी उतरने वाली है। आपके लिए सरप्राइज करने वाली खबर है, झटका है? देखिए, ये कैसे ले रहे हैं इसे आप? ये न सरप्राइज है न झटका है, ये हास्यास्पद है, ये बहुत ही हास्यास्पद है। और अगर आप बिहार में इस बात को बोलेंगे कि आम आदमी पार्टी बिहार में भी पांव पसारने का प्रयास कर रही है, तो वहां के सभी लोग इस पर माने हास्यास्पद हंसेंगे। उनको लगेगा कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कोई बुनियाद भी वहां पर नहीं है। जिस तरह से झाड़ू से जब सफाई होता है, उसी झाड़ू की सफाई दिल्ली से हो गया। दिल्ली और दिल्ली के जो सरकार उनकी चली गई भ्रष्टाचार के आरोप में, वो सपना भी नहीं देखें कि बिहार में वो अपना कदम भी उतार सकते हैं।
अब बिहार की पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तेजस्वी यादव बहुत छाए हुए हैं। वो कब टीका लगा रहे हैं, कब टीका पोछ के टोपी पहन ले रहे हैं, इस पर आपकी नजर बहुत है, बीजेपी की खासकर। देखिए, मैं बताता हूं, ये दो तरह का चेहरा नहीं चलेगा। प्रतिपक्ष के नेता को कभी भी इस बात से उनको डरने, शर्माने, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सनातन हैं, अगर हम हिंदू में जन्म लिए हैं, तो हम अपने धर्म के प्रति अगर आस्था रखते हैं तो किसी मुस्लिम भाई को बुरा नहीं लगेगा। अगर मुसलमान भाई कोई अपने धर्म के प्रति आस्था रखता है तो किसी हिंदू को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन ये लोग दो तरह का चेहरा, हाथी का दांत दिखाने का अलग, खाने का अलग होता है। तो उसी तरह ये टीका लगाते हैं जब सनातनी और मंदिर और इस तरह जाते हैं, और जब मुस्लिम भाई के कोई प्रोग्राम में जाते हैं तो टीका पोंछ कर जाते हैं। आखिर इस तरह का चेहरा रखने की क्या आवश्यकता है? क्यों अपने धर्म के प्रति जो है इस तरह की आप जो है बेईमानी कर रहे हैं? इन लोगों ने महाकुंभ के समय, जो प्रयागराज में हमारा अभी महाकुंभ हुआ, इन्हीं के पिताजी ने, प्रतिपक्ष के नेता के पिताजी ने महाकुंभ में स्नान का विरोध किया था। विरोध किया था इन लोगों ने। पूरे देश की जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी, क्योंकि धार्मिक आस्था पर अगर आप चोट पहुंचाए हैं तो इस देश का सनातन और हिंदू इस परिवार को कभी माफ नहीं करेगा। आप कभी अपने धर्म को नीचा दिखा करके दूसरे धर्म के नजदीक जाने का प्रयास मत कीजिए। अगर अपने धर्म के प्रति आपको आस्था नहीं है, वहां पर आपको अपने धर्म के प्रति शर्म आ रहा है, तो आप कभी भी ये बात जान लीजिए कि जनता इस बात को, ये दो चेहरा को कभी पसंद नहीं करती है। इफ्तिहार अगर पार्टी जेडीयू भी करती है, हर साल करती है, अगर इफ्तिहार पार्टी वो करती है तो क्या बीजेपी के नेता उसमें नहीं जाएंगे? एकदम जाएंगे। हम तो, मैं ऐसे जगह से चुनाव जीतता हूं जहां कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम अकलियत भाई की आबादी किशनगंज में जी। और वहां के अकलियत भाई, मैं तो बीजेपी का नेता हूं, लेकिन मेरा प्यार जो गंगा जमनी और सौहार्दपूर्ण वातावरण किशनगंज में जहां मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो मुझे तो कभी परहेज नहीं है। हम तो इस देश के, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि 140 करोड़ देशवासी हमारे परिवार हैं और सबका साथ सबका विकास। इसीलिए कहीं भी हमें कोई परहेज नहीं है। मुझे और सभी लोगों को सभी धर्म का आदर करना चाहिए, और धर्म के प्रति अगर आदर है तो वही इंसानियत है, वही मानवता है, वही इबादत है, वही पूजा है। अब मेरा सवाल आपके संगठन यानी कि एनडीए से जुड़ा हुआ है। एनडीए में सब ठीक है? एनडीए में सब बहुत ही अच्छा है। तो फिर विपक्ष ये क्यों कहता है कि एनडीए में बिखराहट है? ये जो दिखाया जा रहा है, ये इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद कुछ और तस्वीर नजर आएगी। देखिए, मैं बताता हूं जी। विपक्ष मुद्दा विहीन है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष टीवी देखकर और अखबार का न्यूज देख करके मुद्दा ढूंढता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कहीं डकैती तो नहीं हुआ, कहीं कोई गोली तो नहीं चली। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका टीवी चैनल और अखबार विपक्ष को जिंदा बचा के रखा है, नहीं तो यह मुद्दा विहीन है। और मुद्दा विहीन इसलिए है कि आप देखते होंगे कि इन्होंने पहले रोजगार का मामला उठाया। जब नीतीश कुमार जी ने 10 लाख के बदले कहा कि 12 लाख रोजगार देंगे तब हम चुनाव में आएंगे, तो फिर रोजगार के मुद्दा से भाग गए। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। इनको लार टपक रहा है मुंह से कि किसी तरह हमको सत्ता मिल जाए, लेकिन बिहार की जनता कभी भी वो काला अध्याय फिर नहीं देखना चाहती है। वो बिहार, जिस बिहार में एक आईएएस के पत्नी के साथ बलात्कार होता रहा और सरकार चुपचाप बैठी रही, वो बिहार, जिस बिहार में अपहरण होता था तो उसका फैसला मुख्यमंत्री निवास से होता था, वो बिहार, जिस बिहार में इंसान की तो बात छोड़िए, जानवर का चारा भी लोग खा गए थे, वो बिहार, जिस बिहार में लोग जमीन लेकर के रेलवे में नौकरी देने का काम करता था, बिहार, वैसा बिहार जिस जो लालटेन का जमाना था, आज नीतीश कुमार और एनडीए में बिजली का जमाना है। बिहार अब आगे बढ़ चुका है। अब कभी भी इस माया जाल में वो फंसने वाला नहीं है। विपक्ष के मुंह से लाल टपक रहा है। किसी तरह वो सत्ता की दुकानदारी को फिर से जीवित करना चाहते हैं। वो दुकानदारी थी उनकी, और हम सत्ता के माध्यम से विकास और सेवा करने का एनडीए काम करती है। तो ये हमारा सोच है। लेकिन
विपक्ष भी कह रहा है और जो आंकड़े हैं वो भी ये दिखा रहे हैं, पिछले 6-7 दिन के जो आंकड़े हैं उसमें क्राइम में इजाफा तो हुआ है बिहार में। कुछ घटनाएं मैं ऐसी हुई बताता हूं कि कोई भी आंकड़ा का महत्व तब होता है जब आप उसका कंपैरेटिव आंकड़ा दीजिए। आज तक प्रतिपक्ष के नेता ने कभी यह नहीं कहा कि कंपैरेटिव आंकड़ा क्या है, क्योंकि आंकड़ा का महत्व तब होता है जब कल क्या हो रहा था, आज क्या हो रहा है, उसको आंकड़ा कहते हैं। लेकिन कभी आपने देखा है कि प्रतिपक्ष के नेता को कि 2005 के पहले, 2005 से 2010 तक, 2010 से 2015 तक अपराध का क्या फिगर था और आज क्या फिगर है? आज अपराध कम हुआ है और इस अपराध के कम होने का कारण है कि बिहार में कानून का राज है। तो इसलिए कोई भी बात अगर विपक्ष करता है तो उसको आंकड़े के साथ बात करना चाहिए। 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार है, यह आपकी तरफ से कह दिया गया है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि चुनाव के बाद बीजेपी अपना चेहरा उतारेगी। देखिए, अब मैंने कहा ना कि विपक्ष का काम है कि किसी भी तरीके से एनडीए के अंदर बिखराव हो, वो सपना देख रहे हैं और इसीलिए इस तरह की बातें वो करते रहते हैं। लेकिन मैं दिलीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आपको के माध्यम से मैं जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं, एनडीए एकजुट है, एनडीए अटूट है और 2025 फिर से नीतीश हमारा जो नारा है, इस पर हम कहीं भी किसी तरह का कोई समझौता करने वाले नहीं है। लेकिन जब विपक्ष की ओर से व्यक्तिगत हमले होने लगते हैं सीएम नीतीश पर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये विपक्ष संस्कार विहीन है। जिस तरह की बातें विपक्ष कर रहा है, अभी नेशनल एंथम राष्ट्रगान के वक्त जिस तरह से बातें उन्होंने नीतीश कुमार जी पर आक्षेप लगाया, क्या इसी देश में, कश्मीर में भारत का झंडा फहर सकता था? क्या इस देश में एक ही देश के अंदर दो संविधान, दो विधान की बात नहीं होती थी क्या? इनको विपक्ष के पास इसी देश में भारत तेरे टुकड़े होंगे, इसी इंडी गठबंधन की बात है ना। इसी देश में भाषा और जाति के आधार पर क्षेत्रवाद का जहर फैलाया जा रहा है। क्या एक भारत श्रेष्ठ भारत, आज जो हम बिहार दिवस पूरे देश में मना रहे हैं, यह प्रधानमंत्री जी का सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। लेकिन आप देख रहे हैं कि यही इंडी गठबंधन के लोग आज क्षेत्रवाद पर, भाषा पर और इसमें बिखराव करके देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये लोग राष्ट्रगान के अपमान की बात करते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे का साथ देने वाला लोग आज अगर इस तरह की बात करता है तो उसको भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। एनडीए में जो आपके सहयोगी दल हैं उसमें सीटों का फॉर्मूले को लेकर कई तरह के असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है कि क्योंकि 5 दल हैं आपके, 5 दलों में सीटों का बंटवारा, क्या आप जेडीयू के साथ इक्वली सीटों का बंटवारा करेंगे या फिर इस बार आप बड़े भाई की भूमिका में जा रहे हैं? किस तरह का बंटवारा देखने को मिल सकता है? देखिए, यह काम तो शीर्षस्थ नेतृत्व का है। सभी दल के जो नेतृत्व हैं, शीर्षस्थ नेतृत्व और हमारे केंद्रीय नेतृत्व जो हैं, ये समय आने पर उनको बैठ करके इन सब बातों पर चर्चा होगी। लेकिन एनडीए में इस तरह का किसी तरह का विभेद नहीं है। सीटों के मामले में, सीटों के बंटवारा के मामले में किसी तरह का कोई जो है चिंता की बात नहीं है। हम सब 5 पांडव के तरह आने वाले समय में कौरव से लड़ने जा रहे हैं और ये पांडव मजबूत है। महाभारत में जीत पांडव की होगी और हम आने वाले समय में फिर से बिहार के अंदर कानून का राज लाएंगे। चिराग पासवान को लेकर तमाम तरह की सवाल उठते रहते हैं, खबरें आती रहती हैं। चिराग पासवान की इस बार भूमिका क्या रहने वाली है? क्योंकि 2020 की बात की जाती है कि उन्होंने बहुत नुकसान किया था उस समय एनडीए को। देखिए, चिराग पासवान जी एनडीए घटक के साथी हैं और चिराग पासवान जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इसलिए वो एनडीए के जो अनुरूप जो काम होना है, आज वो उनके साथ खड़े हैं और उनका बार बार आपके टीवी के माध्यम से भी मैंने न्यूज 18 में बहुत बार उनका बयान देखा है कि वो एनडीए और एनडीए के नेताओं के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। एनडीए कितनी सीटें इस बार जीतने का दावा? क्योंकि हमने देखा था लोकसभा चुनाव में आपने कहा था कि 400 पार इस बार, लेकिन उसमें बीजेपी सफल नहीं हुई थी, एनडीए सफल नहीं हुआ था। इस बार 225 का नारा दिया जा रहा है।
कितना आश्वस्त हो जनता? मैं एक बात बताना चाहता हूं जी 400 पार जब नारा एनडीए के द्वारा लगाया गया था लोकसभा में, जिस तरह से विदेशी एजेंसियां सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके, यह साबित हो चुका है, जी विदेशी एजेंसियां सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके, दुष्प्रचार फैला करके, और जिस तरह से मोदी जी के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी को कमजोर करने का प्रयास किया था, आज देश की जनता पछतावा कर रही है। और यही कारण है कि वही 400 का टारगेट जो हमने पूरा नहीं किया, उसी का फल है कि आने वाले 25 साल तक अब इस देश में जहां भी चुनाव होगा वहां लोग नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करेंगे। और आपने देख लिया हरियाणा, आपने देख लिया महाराष्ट्र, आपने देख लिया दिल्ली, आप देख लीजिएगा बिहार, आप देख लीजिएगा बंगाल, और आने वाले समय में वही 400 का जो हमारा रह गया है अंदर का कसक, वो कसक आप पूरा देश में अब हम पूरा करने जा रहे हैं। इस देश की जनता ने अब मोदी जी और मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करना शुरू कर दी है। ठीक है सर, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सवालों का बहुत बेबाकी किस्से के साथ आपने जवाब दिया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे के चुनाव के लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको जो अब नई जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख रहे थे डॉक्टर दिलीप जायसवाल, जो बीजेपी